दूसरी पार्टीज डिफेंडेंट। तो ये सबको हम जानकारी दे चुके हैं। सिविल केस में दो पार्टीज होती हैं, एक वादी और एक प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जिस व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जिस व्यक्ति के लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है, वो प्लेंटिफ कहलाता है, वादी कहलाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर वो लीगल राइट्स के वॉयलेशन का चार्ज कर रहा है, आरोप लगा रहा है, वो डिफेंडेंट कहलाएगा, प्रतिवादी कहलाएगा। ठीक है, तो वादी यहां पर केस लाएगा डिफेंडेंट के ऊपर, प्रतिवादी के ऊपर, कि उसके द्वारा हमारे लीगल राइट्स का वॉयलेशन किया गया है। और इसके बाद पहले टॉपिक में हमने देखा कि प्लेंटिफ या वादी अपनी पूरी बात न्यायालय के सामने रखता है। क्या बात रखता है वो? लीगल राइट्स, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स, राइट टू रैम, अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन का केस इज इक्वल टू लॉ ऑफ टॉर्ट। ये पूरी बात वो वहां पर रख देता है। ये टॉर्ट के पूरे एसेंशियल एलिमेंट्स वो साबित कर देता है। और इसके बाद कोर्ट, अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको नेचुरल जस्टिस के बारे में बात की थी कि नेचुरल जस्टिस क्या होते हैं। नेचुरल जस्टिस के बारे में हमने आपको बताया था। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अपना एक लेआउट बना दें उसका। नेचुरल जस्टिस के बारे में हमने आपसे बताया था कि किस प्रकार से हर लॉ में जो प्राकृतिक विधि के सिद्धांत होते हैं, जो नेचुरल जस्टिस होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। चाहे किसी भी लॉ में, ये जो हम लॉ आपके सामने पढ़ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लॉ है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं आवश्यकता के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ लॉ नेचुरल होते हैं और उन नेचुरल लॉ को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। वो नेचुरल रूल्स हर लॉ में इंक्लूड होते हैं। और आपके सामने जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन जो हम बता रहे हैं, इसी प्रकार से लैंग्वेज आप अपनी बनाते हुए एक दो पेज में उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस हमने एक आपको बताया था, पूरे रिपीट हम नहीं करेंगे, बहुत सारे हमने आपको बताए हैं। एक नेचुरल जस्टिस हमने आपको बताया था, हियरिंग द अदर पार्टीज। हियरिंग द अदर पार्टीज, दूसरे पक्ष को सुनो और फिर कोई निर्णय दो। ये पढ़े होंगे शायद आपने जब नेचुरल जस्टिस हमने पढ़ाया था। दूसरे पक्षकार को सुनो, हियरिंग द अदर पार्टीज। अगर दूसरे पक्ष को आपने नहीं सुना है और फिर अगर आपने कोई डिसीजन दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके पक्ष में तो डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसके अगेंस्ट में डिसीजन कर दिया है, तो अगर वो व्यक्ति अगर अपील कर देता है वरिष्ठ न्यायालय में, तो ये पूरा मामला रिजेक्ट हो सकता है और फिर से केस वहां पर दूसरे अदालत में चलाया जाएगा, दूसरे कोर्ट में चलाया जाएगा। क्योंकि हियरिंग द अदर पार्टीज, जब तक हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे, अभी वादी ने नमक मिर्च लगा करके अपनी बात न्यायालय के सामने रखी, और अगर न्यायालय या आप भी अभी कभी न्यायाधीश बने, तो आपकी कोर्ट में भी एक व्यक्ति के द्वारा, एक पक्षकार के द्वारा कोई बात कर दी गई है पूरी, और अगर उसी के बाद से ही आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं और कोई निर्णय कर दें और दूसरे पक्षकार की आपने बात नहीं सुनी है, तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा, ये प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा। हियरिंग द अदर पार्टीज। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक अब यहां से बेस हो रहा है, यही इंट्रोडक्शन आएगी आपकी कॉपी में। जो दूसरा टॉपिक हमारा बेस हो रहा है, उसमें हियरिंग द अदर पार्टीज वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब कि अभी पहले टॉपिक में पहली पार्टीज जो प्लेंटिफ थी, जो वादी थी, उसने पूरी अपनी बात न्यायालय के सामने रखी। अब दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे हियरिंग द अदर पार्टीज, मतलब अब डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा और न्यायालय उससे कहेगा कि आपके खिलाफ इस प्रकार का लीगल राइट्स के वॉयलेशन का केस आया था, प्लेंटिफ के द्वारा इस केस को
इन एविडेंस के माध्यम से साबित किया गया है, प्रूफ किया गया है और ऐसा लगता है कि आपने उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन किया है, तो क्यों ना आपको कंपनसेशन के लिए लायबल ठहरा दिया जाए, क्यों ना आपको कंपनसेशन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। क्या आप अपने बचाव में कुछ कहेंगे? ये न्यायालय उस प्रतिवादी से पूछेगा, उस डिफेंडेंट से पूछेगा और फिर डिफेंडेंट, अब डिफेंडेंट की बारी शुरू होती है। मतलब जो बॉल है, जो गेंद है, अब वो डिफेंडेंट के पक्ष में आ जाती है। और अगर डिफेंडेंट, ये 9 हम आपको डिफेंस अभी बता रहे हैं, अगर इन 9 डिफेंस में से अगर कोई भी एक डिफेंस अगर वो डिफेंडेंट अगर कोर्ट में साबित कर देता है तो उसको टॉर्ट की लायबिलिटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कोई भी कंपनसेशन चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब टॉर्ट हो गया, प्लेंटिफ ने साबित भी कर दिया, लेकिन अगर कोई डिफेंस, देखिए हम आप भी किसी मामले में प्लेंटिफ भी हो सकते हैं और हम किसी मामले में डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। जो वादी और प्रतिवादी होते हैं वो अलग से कहीं ऊपर से नहीं आते हैं, हम आप ही उनमें कोई वादी हो सकते हैं और कोई प्रतिवादी हो सकते हैं। और इसलिए हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि कानून सबसे पहले हम अपने लिए पढ़े कि अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई ऐसी बात आती है तो कम से कम खुद तो बच सकें, और जब खुद बच सके तो फिर दुनिया को भी बचा सकते हैं हम और दुनिया को भी समझा सकते हैं। तो अगर हम किसी मामले में डिफेंडेंट बनते हैं, अगर आप किसी मामले में डिफेंडेंट बनते हैं तो 9 डिफेंस अब हम आपको यहां से बताएंगे, जो कम से कम 8 से 9 दिन वो डिफेंस चलेंगे। और 9 डिफेंस में से कोई भी एक डिफेंस अगर आपने न्यायालय में प्रूफ कर दिया तो आपको कंपनसेशन से, टॉर्ट की लायबिलिटी से मुक्त कर दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई भी केस कंपनसेशन का अब नहीं चलेगा। समझ में आ रही है सबको? अब देखिए, डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट, इसको डिफेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रतिवादी के लिए बचने के कारण, बचने की रीजन उसको डिफेंस देता है। दूसरा, एक्सेप्शंस ऑफ टॉर्ट, इसको एक्सेप्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सेप्शंस मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब इंग्लिश में इसको एक्सेप्शंस कहते हैं। टॉर्ट में हमने आपको बताया ये 4 बातें अगर साबित हो जाती हैं, लीगल राइट्स, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स, राइट टू रेम, अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन का केस, अगर ये 4 बातें अगर प्लेंटिफ न्यायालय में साबित कर देता है तो टॉर्ट का केस वहां से बनता है और कंपनसेशन प्रतिवादी को देना चाहिए। लेकिन इसको एक्सेप्शंस ऑफ टॉर्ट क्यों कहा जाता है? अपवाद मतलब कि अगर टॉर्ट का केस बन भी जाता है तब भी इन 9 कंडीशंस में डिफेंडेंट को डिफेंस दिया जा सकता है और इसलिए उसको अपवाद भी कहते हैं। अपवाद मतलब कि उस मेन पॉइंट से कुछ पॉइंट अलग हो जाते हैं जिनको हम डिफेंस कहते हैं। 3 ईयर के बच्चे भी इसमें जुड़े हैं और 3 ईयर के में आप एक विषय पढ़ रहे होंगे, इंडियन पीनल कोड 1860। ऑनर्स के बच्चे इसको 5 सेमेस्टर में पढ़ेंगे जाकर के। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860 चैप्टर 4 सेक्शन 76 to 106। इसको ऑनर्स वाले भी बच्चे नोट करें। हम 3 ईयर के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कानून अलग हो गया, वो आपके सामने आएगा अभी धीरे से, 5वें सेमेस्टर में आ जाएगा। इंडियन पीनल कोड 1860 1860 जो 1 जनवरी से देश के नाम किया गया था, 1 जनवरी 1862 को ये भारत में लागू किया गया था। इसका चैप्टर 4, इसमें टोटल चैप्टर है 23। इंडियन पीनल कोड में कितने चैप्टर है? 23। टोटल सेक्शन है इसमें 511 और इसका चैप्टर 4 सेक्शन 76 टू सेक्शन 106। टोटल सेक्शन 31। टोटल सेक्शन कितने हुए ये? 31। और ये सेक्शन एक्यूज्ड को डिफेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बताया था क्रिमिनल केस में 2 पार्टी होती हैं,
जो पीड़ित पक्षकार होता है, जिसके साथ अपराध किया गया है, उसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशंस या अभियोजन पक्ष। और जिसके ऊपर वो अपराध का आरोप लगा रहा है वो कहलाता है एक्यूज्ड, आरोपी। ठीक है, तो वो आरोप लगाता है उसके ऊपर, और जब आरोप साबित कर देता है वो कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तब भी न्यायालय किसी डिसीजन तक पहुंचने से पहले हियरिंग द अदर पार्टीज, और फिर एक्यूज्ड को वहां पर कटघरे में खड़ा किया जाएगा और एक्यूज्ड से पूछा जाएगा आपके खिलाफ इस प्रकार के अपराध का आरोप लगाया गया था, और इस प्रकार का आरोप जो अभियोजन या प्रोसिक्यूशंस के द्वारा लगाया गया वो साबित हो गया है कि आपने अपराध किया है। क्या आप अपने डिफेंस में कुछ कहेंगे या आपको सजा सुना दी जाए, आपको जेल भेज दिया जाए? तो ऐसी स्थिति में अब वहां पर जो एक्यूज्ड है वो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 76 to 106 तक में जो डिफेंस बताए गए हैं, उनमें से अगर एक डिफेंस भी अगर न्यायालय में साबित कर देता है एविडेंस के माध्यम से, तो उसको बेदाग बरी कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा, वो अपराधी नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़े जानकार ने कहा है कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियां उसको अपराधी बनाती हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, कुछ ऐसी हमारे सामने स्थिति बन जाती है कि हमें अपराध करना पड़ता है और हमसे अपराध हो जाता है। तो अगर वो अपराध उन परिस्थितियों में किया गया है तो निश्चित रूप से हमें उसका डिफेंस मिल जाता है। तो बहुत सारे डिफेंस इंडियन पिनल कोड में, आप उसको अध्ययन कर लीजिए। BA LLB वाले भी, जरूरी नहीं है कि आपके सामने 5वें सेमेस्टर में आएगा। आप अभी से अपना कुछ व्हाट्सएप से टाइम कम करके और आप अपने पढ़ाई पे लगाइए और इंडियन पिनल कोड चैप्टर 4 का अध्ययन करिए, जो कम से कम 5वें सेमेस्टर में आप जब पहुंचेंगे अभी आपको अपने डिफेंस की जानकारी हो जाएगी कि हम इन परिस्थितियों में बच भी सकते हैं। ठीक है, चलिए डिफेंस के बारे में एक आध लेक्चर हम फुल आपसे ले लेंगे और फिर आपको पूरे डिफेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम सिविल केस पे बात कर रहे हैं, टॉर्ट पे बात कर रहे हैं। तो सिविल केस में भी डिफेंस मिलते हैं, क्रिमिनल केस में भी डिफेंस मिलते हैं। सभी प्रकार के केसों में डिफेंडेंट को या एक्यूज्ड को डिफेंस जरूर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियां उसको अपराधी बना देती हैं। कानून केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपराधी घोषित करता है जिन्होंने जानबूझ करके, क्रिमिनल केस में एक चीज और आती है, एक्टस नॉन फेसिट रियुमनिसी मेंस rea। सिविल केस में ये नहीं आती है, ये क्रिमिनल केस में एक कॉन्सेप्ट आता है एक्टस नॉन फेसिट रियुमनिसी मेंस rea। मतलब कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि वो आपराधिक काम बुरे आशय से ना किया गया हो। समझ में आ रही है बात? मतलब कि जो आपने वो अपराध किया है, अगर वो अपराध करने की आपकी मेंस rea नहीं थी, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था, तो क्रिमिनल लॉ में आपको अध्याय 4 में चैप्टर 4 में जो डिफेंस रखे गए हैं, उस डिफेंस का लाभ, उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और पूरा समाज अपराध होते हुए देखता है और सबके सामने अपराध होता है। लेकिन अगर अध्याय 4 इंडियन पिनल कोड में अगर आपने साबित कर दिया तो आपको अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा और कोई भी केस आपके ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड पढ़िए। और क्रिमिनल लॉ की हम बात कर रहे थे। क्रिमिनल लॉ में एक्चुअली एक्टस नॉन फेसिट रियुमनिसी मेंस rea, मतलब कोई भी काम अपराध नहीं है जब तक कि वो आपराधिक मन से ना किया गया हो। अपराध करने से पहले एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स, मतलब अपराध का पहला आवश्यक तत्व जो IPC में आप पढ़ेंगे, 3 ईयर वाले उसको पढ़ रहे होंगे, उसमें पहला क्या है? ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए, मतलब एक मानव होना चाहिए। अगर वो इंसान नहीं है, जानवरों पर कोई भी आपराधिक विधि या कोई भी लॉ लागू नहीं होता है। तो इंडियन पिनल कोड या अपराध के लिए सबसे पहले क्या है? एक मानव शरीर होना चाहिए।
एक ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। और दूसरा आपके में अपराध करने की मेंसरिया होना चाहिए, मतलब आपने अपराध करने से पहले उस अपराध के बारे में कोई प्लान बनाया हो और फिर उस प्लानिंग से आपने काम किया हो। तो इंडियन पिनल कोड में हमने आपको बताया एक्टस नॉन फेसिड ह्यूम निसी मेंसरिया, कोई भी कार्य अपराध नहीं है। जितने लोग यहाँ पर लगभग 58 लोग क्लास लिए हुए हैं, ध्यान रखिए इस चीज को, एक्टस नॉन फेसिड ह्यूम निसी मेंसरिया। अगर हमसे कोई अपराध हो भी जाता है और अपराध करने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा इंडियन पिनल कोड में और आप अपराध से मुक्त हो जाएंगे, कोई भी केस आपके ऊपर नहीं चलेगा। जबकि सिविल केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एक्टस नॉन फेसिड ह्यूम निसी मेंसरिया, ये सिविल केस में नहीं होता है। टॉर्ट में हमने आपको शुरुआत में बताया था, हमसे चाहे जाने में या अनजाने में अगर हमसे किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो जाता है तो हमें कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन क्रिमिनल केस में ये नहीं है। हमारा मोबाइल और आपका मोबाइल अगर देखने में लगभग एक से है, आपने जल्दी जल्दी में हमारा मोबाइल अपने बैग में डाल लिया और जैसे ही आप घर पहुंचे आपने तुरंत हमसे संपर्क किया कि सर आपका मोबाइल हमारे बैग में आ गया, हमने आपके ऊपर चोरी का केस लगा दिया। आप डिफेंस यहां पर ले सकते हैं और आपको इंडियन पिनल कोड सेक्शन 76 और 79 में आपको डिफेंस मिल जाएगा। और 76 और 79 क्या कहता है? मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट एग्जम्प्ट बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट एग्जम्प्ट। ये तथ्य की भूल है, ये आपने किसी कानून का वॉयलेशन नहीं किया है और आपने जो मोबाइल धोखे से उठा लिया, आप एक्टस नॉन फेसिड ह्यूम निसी मेंसरिया, आपका अपराध करने का कोई आशय वहां पर नहीं था। और जिसका इंटेंशन होता है मोबाइल चुराने का कुछ भी, सबसे पहले वो उसकी सिम निकाल के फेंकता है, फिर उस मोबाइल को बंद करता है और इसके बाद फिर उसकी जो थोड़ी सी भी एक्टिविटीज वहां पर बन रही है, वो वहां पर एक्टिविटीज समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति अपराधी हो सकता है क्योंकि इसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप देखेंगे 76, 79 इंडियन पिनल कोड, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 79 में 78 में जजेस लोगों को वहां पर माफ किया जाता है। धारा 80 में एक्सीडेंट की बात हो जाती है। धारा 81 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात हो जाती है। 82 और 83 इंडियन पिनल कोड में डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फेंसी पे बात हो जाती है और 84 में डॉक्ट्रिन ऑफ इंसेंटिव पे बात हो जाती है और डॉक्ट्रिन 85 और 86 में डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रिंकनेस पे बात हो जाती है। और इसके बाद जब आप आईपीसी में आगे आप बढ़ते हैं तो सेक्शन 96 टू 106 जो 11 धाराएं हैं वो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे बात कर देती है कि हमें आत्मरक्षा का, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब मिलता है। तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। आगे हम आईपीसी चूंकि आपके में लेट आएगी, लेकिन इन चीजों के बारे में डिफेंस एक बार हम आपको जरूर बता देंगे जिससे कम से कम हम उस चीज को सीख सकें। तो हम आपसे बात कर रहे थे टॉर्ट के डिफेंस जो सिविल केस में डिफेंडेंट को दिए जाने हैं, वो टॉर्ट के डिफेंस कैसे वहां पर दिए जाएंगे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। तो टॉर्ट में भी डिफेंडेंट को डिफेंस मिलते हैं और उसमें पहला डिफेंस, फर्स्ट डिफेंस, हम आपको 9 डिफेंस बताएंगे। डिफेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल डिफेंस और एक स्पेशल डिफेंस। डिफेंस 2 प्रकार के होंगे, एक जनरल डिफेंस और दूसरा स्पेशल डिफेंस। तो जो अभी हम आपको बताएंगे वो जनरल डिफेंस होंगे और वो जनरल डिफेंस सभी प्रकार के अपकृत्यों में, सभी प्रकार के टॉर्ट में इंक्लूड रहेंगे। सर आज आप क्लास रिप्रेजेंट करवाएंगे सर बच्चों से? देखते हैं, अभी देखते हैं, थोड़ा सा और बता दें 5 मिनट। ओके। आपने तैयार किया होगा वासु, हमारे है आपके पास? जी सर तैयार किया है। ठीक है। क्लास आपकी वैसे तो आप पूरी रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम, लेकिन अटेंडेंस लेने के लिए आपका हम स्क्रीनशॉट या 2-5 मिनट की रिकॉर्ड करेंगे और उस समय जो 2 बच्चे अपना प्रेजेंटेशन करेंगे वो प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और उस बच्चे के पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो अगर आपका मोबाइल हमसे व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है तो आप हमें उसको कनेक्ट कर देना। तो बासु सोनी अभी प्रेजेंट करेंगे और किसको प्रेजेंट करना था सर? मुझे।
चलिए, दोनों लोगों को हम ये प्रेजेंटेशन आपका ऑन रिकॉर्ड है अभी तो फिलहाल, उसको हम भेज देंगे। और अभी सुबह की रिकॉर्डिंग भी जुवेद खान यहाँ दिख रहे हैं हमें। जुवेद के नंबर पे हमने आपका प्रेजेंटेशन भेज दिया है, और इसको अच्छे से संभाल के रखना आप, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं और क्या कमी हो सकती है, जिससे कि हम उसको और सही कर सकें। चलिए, अब प्रेजेंटेशन करवा लेते हैं, फिर हम अभी डिफेंस के ऊपर पहुंचते हैं। बोलिए बासु सोनी, कैरी ऑन। ये सर तो अपन सर टॉर्ट की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टॉर्ट ये आपके वर्ड, पास केवल 4 मिनट का समय है। ओके सर। 4 मिनट में हम आपको रोक देंगे जी। तो अपन टॉर्ट की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टॉर्ट का ओरिजिन क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक। टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड टॉर्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड या मुड़ा हुआ, हिंदी में अपन कहें तो। और अगर अपन कोई इंग्लिश वर्ड इसका समानार्थी शब्द ढूंढना चाहें तो क्या होगा, तो ये होगा रॉन्ग। रॉन्ग टॉर्ट को समझाता है या दर्शाता है। अच्छा, टॉर्ट एक अनकोडिफाइड सब्जेक्ट है। ये इंग्लैंड का लॉ है जो कि इंडिया में भी लागू होता है। इसके अनकोडिफाइड होने के कारण इसकी कोई कमेंसमेंट की पर्टिकुलर डेट नहीं है। और टॉर्ट में जो जितनी भी लॉ ऑफ टॉर्ट केसेस होते हैं, उनमें जो रेमेडी होती है वो कंपनसेशन होती है। और लॉ ऑफ टॉर्ट में जितने भी केसेस होते हैं, उनमें जो दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी होती है केस करने वाली, शिकायत करने वाली, और दूसरी होती है जिसके अगेंस्ट में शिकायत की जाती है। शिकायत करने वाली पार्टी कहलाती है प्लेंटिफ, और दूसरी जिसके अगेंस्ट में की जाती है वो कहलाती है डिफेंडेंट। अब यहाँ पे एक लैटिन मैक्सिम आती है, जिसको कहते हैं यूबी जस इबी रेमेडियम। इसका इंग्लिश में मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां अधिकार है वहां उपचार है, इसको हिंदी में कहते हैं। इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि लॉ ने, विधि ने हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को राइट्स दिए हैं, और उन राइट्स को मेंटेन रखने के लिए रेमेडीज भी प्रोवाइड की हैं। इसके लिए हमारे पास अच्छे दो केसेस भी हैं। पहला केस है एचबी वर्सेस वाइट वाला केस, और दूसरा है दूसरा था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस। तो एचबी एंड वाइट वाले केस में हुआ था कि एक क्वालिफाइड वोटर था जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अपना वोट देने गया था, पर उसका वोट वहां रोक लिया गया था। तो हालांकि जिसको वोट देने जा रहे थे वो जीत गए थे, बट जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो चीफ जस्टिस होल्ट नाम के जो जज थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इसलिए ये लॉ ऑफ टॉर्ट का केस बनेगा। और फिर जो सेकंड केस था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उसमें मिस्टर भीम सिंह, ये जम्मू एंड कश्मीर के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए थे। ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन या मीटिंग ज्वाइन करने जा रहे थे, अटेंड करने जा रहे थे, बट जाते टाइम इनको एक रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी कारणवश अरेस्ट कर लिया था। तो इनके यहाँ पे काफी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हुआ था। आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हुआ था, जो कि कहता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को आप रोक नहीं सकते, अटेंड करने से रोक नहीं सकते। तो इसका वायलेशन होता है। जब ये केस कोर्ट में गया तो डिफेंडेंट को सजा कंपनसेशन की हुई थी, उनको 50,000 रुपए विदिन 2 मंथ्स उनको एज अ कंपनसेशन देने पड़े थे। फिर सर इसके बाद अब लॉ ऑफ टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स भी आते हैं, जिसमें पहला एसेंशियल एलिमेंट है लीगल राइट। लीगल राइट वो सभी राइट्स हैं जो कि हमको लॉ के द्वारा दिए गए हैं और लॉ के द्वारा ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, और इनकी किसी भी वायलेशन अगर होने पर इनकी रेमेडीज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और सेकंड एसेंशियल एलिमेंट आता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। कोई भी टॉर्ट का केस बनने के लिए वहां पे जरूरी है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ हो, और इसके लिए इसके अंदर भी दो लैटिन मैक्सिम्स आते हैं, जिन्हें कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। डैमनम साइन इंजूरिया माने डैमेज विदाउट इंजरी, और इसमें 3 केस है हमारे पास। पहला है उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी केस, और दूसरा है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, तीसरा है चेजमोर वर्सेस रिचर्ड्स केस। उषा सर तीनों केस एक्सप्लेन करें, टाइम लग जाएगा बहुत। चलिए 1 मिनट का समय और है आपके पास, जल्दी बात करें। ओके सर। अब सर उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी केस में जो उषाबेन थी वो एक फिल्म देखने गई थी जिसका नाम था जय संतोषी माँ, और उन्हें फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि इस फिल्म ने कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, तो उन्होंने इस पर फिल्म पर एक केस कर दिया। बट ये केस कोर्ट में वॉइड माना गया था, क्योंकि यहाँ पर डैमेज है बट कोई भी इंजरी नहीं है, इंजरी यानी कोई भी राइट का वायलेशन नहीं हुआ था, इसलिए वॉइड माना गया था केस यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी 5 ईयर है ना आपका? यस सर, 5 ईयर। अभी 10 सेमेस्टर आपको रहना है। 10 सेमेस्टर में हम इतना बुलवा देंगे आप लोगों को
कि आप भी याद करेंगे कितना प्रेजेंटेशन करवाया। अभी ये तो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे या जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे आप पूछना, जो डायस होता है जहाँ से हम लोग खड़े होकर के पढ़ाते हैं, जो प्रेजेंटेशन हम आपका करवाएंगे उसी डायस पे हम आपको बुला करके आपका प्रेजेंटेशन करवाएंगे और पूरी क्लास आपको सुनेंगे, पूरी क्लास आपसे सुनेगी, ठीक है। क्योंकि लॉ में एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ में जो भी चीज़ आपने सीख ली है अपने दिमाग में, अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस लाइन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस लाइन में आपको प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, आपको बोलना आना चाहिए। हम ऐसे लोगों को भी यहाँ पर बुलवा देंगे जिनने कभी नहीं बोला है, और इसलिए आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में कल्चर्स प्रोग्राम करवाए जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका गाना सुना जाए, उसका मतलब ये है कि आप मंच पे जाएं जिससे आपका डर दूर हो और आप अपनी बात कहने की क्षमता रखें। जो पहली बार अगर मंच पे गया है, कभी नहीं गया, तो निश्चित रूप से उसके हाथ पैर कांपेंगे, उसको पसीना भी आ सकता है। लेकिन जो जाते रहे हैं, जो बोलते रहे हैं, जो बताते रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए दूसरा बंदा कौन था? सर मैंने कैसे बोला? बढ़िया। अभी हम वीडियो देखें, जो बॉयज़ की वीडियो है वो हम आपके ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, लेकिन गर्ल्स ने का जो प्रेजेंटेशन है उनके हम व्यक्तिगत उनके व्हाट्सएप नंबर पे ही भेज देंगे। तो बॉयज़ और कौन था आज के लिए? जी सर। हाँ बोलिए जी। लाभ टोट प्राकृतिक विधि में इसका लाभ टोट का मतलब कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम जो प्राकृतिक, उसमें जो व्यक्ति द्वारा नियम बनाए जाते हैं उसमें प्रकृति के भी नियम इंक्लूड हैं। और लॉ ऑफ टोर्ट विधिक अधिकार प्लस विधिक अधिकारों का उल्लंघन, सर्वबंधी अधिकार एवं अनलिमिटेड कंपनसेशन का केस। और इसमें दो कॉन्सेप्ट लेख 14वीं शताब्दी में लेखों के द्वारा दिए गए थे, यूबी जस्ट इबी रिबेडियम, इबी जस्ट यूबी रिबेडियम। इस जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, और इबी जस्ट यूबी रिबेडियम में जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। यहाँ पे एक केस आया था उषा बेन वर्सेस भाग्यश्री लक्ष्मी मंदिर, भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। जी। यहाँ पे उषा बेन नाम की एक वादी है, सिविल केस है ये सिविल केस में दो व्यक्ति होते हैं, वादी एवं प्रतिवादी। ये जाती है चित्र मंदिर में तकरीर देखने, जिसमें जय माँ संतोषी माता की पिक्चर लगी रहती है। उसमें आपस में देवियों की ईर्ष्यालु भावना होने के कारण इनके भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ये समाज मतलब कि ये भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर के खिलाफ कंपनसेशन का केस करती है। जबकि प्रतिवादी ने इनके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ना इन्हें बुलाया है और ना ही इन्हें कहा गया, ये अपने मन से गई। इसलिए इसमें न्यायालय ने जब केस देखा तो इनके मतलब कि व्यादेश को अस्वीकार कर दिया। और वाद फाली वर्सेस गौरव, एक पंडित और पुजारी। एक मंदिर में एक पंडित जी थे, वहाँ पुजारी रोज पूजा करने जाता था और पुजारी पंडित के खाने पीने की व्यवस्था भी करता था, जो जहाँ तक कि 4-5 महीने तक उसने की। और अचानक से उसने जानना बंद कर दिया, जिससे पंडित को खाने पीने में दिक्कत हुई और उसने कंपनसेशन किया। तो न्यायालय ने देखा कि जो इसने मतलब कि व्यादेश जारी किया है उसमें पुजारी ने किसी प्रकार से विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वह अपने मन से ही खाना पीना देता था। और अब उसने अचानक बंद कर दिया, तो इसमें मतलब उसने विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उसके भी व्यादेश को मतलब कि निरस्त कर दिया। दोनों व्यू एक मतलब ये सर दोनों व्यू वर्सेस स्टीवेंसन जिंजर बियर का एक मामला आया था। चलिए ठीक है जयप्रकाश, आपसे चर्चा होती रहेगी अभी सबसे, और कल और परसों आपकी क्लास ऑफ रहेगी। सर एक क्वेश्चन, मंडे की छुट्टी है। हाँ रुको बेटा, हम आपसे बात कर रहे हैं अभी। अगली क्लास मंगलवार को होगी, अभी नहीं जा रहे हैं हम। अगली क्लास मंगलवार को होगी और मंगलवार को 2 लोगों का प्रेजेंटेशन होगा।